हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव गुप्ता और आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ पॉलीमर। तो पॉलीमर स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि वाई पॉलीमर, पॉलीमर ही क्यों। आज के टाइम में पॉलीमर की क्या ज़रूरत है, क्या अहमियत है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज के टाइम पे आप देखें चारों तरफ पॉलीमर ही यूज होते हैं, हर चीज़ में पॉलीमर यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए पॉलीमर ही क्यों, तो रीजन इसके हैं क्यों पॉलीमर यूज होता है, क्या रीजन है पॉलीमर यूज होने के। तो हम देख सकते हैं कि ये लाइट वेट होती है, वेट में आप जानते ही हैं, सब लोग देखते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि जो हम मग यूज करते हैं, बाल्टी यूज करते हैं नहाने के लिए, बाथिंग के लिए, ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसकी वेट कितनी कम होती है, बहुत कम होती है। मतलब इजीली हम उसको हैंडल कर सकते हैं, इजीली हम कहीं पे भी उसको लेके जा सकते हैं। और जैसे पहले के टाइम पे आप देखते होंगे कि हमारे पास जो बाल्टी होती थी या तो लोहे की होती थी या तो पीतल की होती थी या तांबा जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो कितनी वेट उसकी होती थी, मतलब एक तो ऐसे भी वो 5-6 kg की होती थी। उसमें अगर हम उस बाल्टी को पानी से फिल कर दें, ठीक है, तो उसका वेट ऑलरेडी बढ़ जाती थी। मतलब अगर 10 से 15 20 लीटर की बाल्टी अगर है, ठीक है, तो अगर हम वेट एक तो ऐसे ही 5 या 6 kg का बाल्टी होती थी, तो 20 और ऑलरेडी 5-6 kg और ऐड कर दो तो 20-25 kg लगभग हो जाते थे वेट। तो ईजिली हम उसको उठा नहीं पाते थे, उसको ईजिली हैंडल नहीं कर पाते थे। बट आज के टाइम पे देखें कि जो पॉलीमर की जो बाल्टी बनती हैं वो कितनी वेट कम होती है उसकी। मतलब आप कह सकते हैं कि उसकी वेट 1 kg से भी कम होती है, अप्रॉक्सीमेट कह सकते हैं आधे केजी से भी कम होती है। ठीक है, तो इसलिए पॉलीमर मार्केट में ज़्यादा यूजफुल हो गया। और ये पॉलीमर आने से बाकी के जो चीज़ हैं जैसे कि बाल्टी हो गई, मग हो गई, ये सब बाथिंग जो चीज़ हैं वो रिमूव हो गई पॉलीमर की वजह से। ठीक है, अब हम बात करें उसकी कास्ट, कास्ट भी बहुत कम होती है। आप जानते ही हैं कि जो चीज़ लोहे की या तांबे की कोई चीज़ अगर 100 रुपये में 200 रुपये में मिलती है, तो वही हम पॉलीमर अगर ख़रीदते हैं तो वही चीज़ हमें 15 रुपये 20 रुपये में पड़ जाती है। सेम वही चीज़ हमें पॉलीमर में 15 से 20 रुपये में मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो कास्ट है वो सीधे 1/4 टाइम्स कम हो जाते हैं, 1/4 टाइम्स, 1/5 टाइम्स, 1/10 टाइम्स भी कम होते हैं जो कास्ट होते हैं पॉलीमर के। ठीक है, और ये भी है कि वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में अवेलेबल भी होता है पॉलीमर। ठीक है, आप देखते होंगे जो बाल्टी आती है वो जिस भी कलर की आप चाहते हैं, जो मग होती है वो जिस भी कलर के आप चाहते हैं उस कलर के आपको मिल जाएंगे, चाहे ब्लू हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे रेड हो, पिंक हो, येलो हो, ग्रीन हो, जिस भी कलर का आपको चाहिए उस कलर का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा पॉलीमर का। बट अगर अब जो लोहे की चीज़ बनी है या तांबे की बनी है वो चीज़ आपको एक ही सिंगल कलर में मिलेंगे, उसमें आपको कलर चॉइसेस नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इजी प्रोसेसिबिलिटी। ठीक है, तो जो पॉलीमर होती है वो इजीली प्रोसेस हो जाती है। अगर हम बात करें कि जो पॉलीमर होती है उसका प्रोसेसिंग टेम्परेचर होती है और मैक्सिमम 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर तक होती है। ठीक है, किसी भी पॉलीमर की। ठीक है, बट वही हम आयरन की बात करें, ठीक है, तो उसकी प्रोसेसिंग टेम्परेचर 1000 से अबव ही होती है हमेशा। अगर 1000 टेम्परेचर अगर हम देंगे तो इतने में तो मतलब कुछ कुछ आयरन होती हैं जिसकी मतलब मेल्ट हो जाती है 1000 तक, बट इसकी टेम्परेचर 1000 से 3000 के बीच में होती है आयरन और तांबे की। ठीक है, तो और भी जो भी मेटल्स हैं, सारे मेटल्स के 1000 से एबव ही होता है। ठीक है, तो वो चीज़ इसीलिए पॉलीमर मार्केट में आया कि मतलब इसकी प्रोसेसिबिलिटी भी इजी होती है पॉलीमर की, इजीली बहुत कम टेम्परेचर में प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, और ये इजीली असेंबल पार्ट्स गेट फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, और ये इजीली असेंबल हो जाते हैं, कोई भी जैसे छोटे छोटे असेंबल अगर करना है किसी चीज़ को, जैसे पॉलीमर के पार्ट है छोटे छोटे, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई डब्बा है, ठीक है, तो उसमें उसके ढक्कन होते हैं, डब्बा होता है,
तो आप देखते हैं कि छोटे छोटे जो असेंबलिंग पार्ट होते हैं वो इजीली असेंबल हो जाते हैं। बट वही चीज़ लोहे की चीज़, पहली बात तो डब्बा उठाने में ही हमें प्रॉब्लम होती है, वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। और उसके बाद उसका कैप लगाने में जो डब्बा होता है उसको भी लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसका वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको ईजिली हम असेंबल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो फ्रिक्शन होती है वो बहुत कम होती है। आप देखते होंगे जो भी पॉलीमर की प्रोडक्ट होती है उसमें फिनिशिंग कितनी अच्छी होती है, बहुत अच्छी फिनिशिंग होती है कोई भी जो पॉलीमर के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम होती है। सेल्फ लुब्रिकेटिंग, और पॉलीमर की जितनी भी प्रोडक्ट होती हैं वो अपने आप में सेल्फ लुब्रिकेट कर लेता है। आप देखते होंगे कोई भी पॉलीमर की चीज़ होती है तो आप रखे होंगे, उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो उसमें कोरोजन पकड़ रहा हो, प्रॉब्लम आ रही हो, इस टाइप का कुछ उसमें नहीं होता। वो अपने आप ही शाइनिंग करता रहता है, ठीक है, क्योंकि वो सेल्फ लुब्रिकेट करता है, ठीक है। बाकी के जैसे जो भी मेटल्स प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं कि उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती है, डे बाई डे उसकी शाइनिंग कम होती जाती है, क्योंकि उसमें सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसकी वजह से। अभी कोरोजन रेजिस्टेंस, जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो पॉलीमर प्रोडक्ट होते हैं उसमें कोरोजन कभी पकड़ता ही नहीं है, कभी कोरोजन नहीं होता है। बट वही मेटल्स में आप देखते हैं कि आप यूज करें या ना करें उसमें कोरोजन तो होना ही होना है। लाइफ साइकिल भी बहुत कम होती है मेटल्स की कंपेयर टू पॉलीमर। पॉलीमर की लाइफ साइकिल बहुत ही अच्छी होती है, मीन्स इसकी लाइफ एज जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है पॉलीमर की, क्योंकि उसमें कोरोजन पकड़ता नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि और क्या रीजन हो सकते हैं पॉलीमर के, जैसे कि और जो है जैसे कि हमें ब्लेंड बनाना हो पॉलीमर का, कोई भी एडिटिव ऐड करते हैं, ठीक है। तो कोई भी एडिटिव हम ऐड करते हैं तो बहुत सारे रीजन होते हैं एडिटिव ऐड करने के लिए, ठीक है। प्रोसेस इजीली हो जाए, या फिर कलर कोई हमें देना है डिफरेंट कलर, तो वो भी इजीली हम पॉलीमर में ऐड कर देते हैं और इजीली वो हमें प्रोडक्ट देता है, ठीक है। वही इजीली प्रोडक्ट हम बन जाती हैं कोई भी एडिटिव ऐड करने से। और जो भी हमें प्रॉपर्टी चाहिए उस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम एडिटिव ऐड करते हैं पॉलीमर में, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी हमें मिल जाती है, ठीक है। और इसके लिए पॉलीमर के लिए लो मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है बहुत ही कम होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट भी कम होती है, क्योंकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट की, जैसे कि अगर हम टेम्परेचर हम प्रोसेसिंग के लिए टेम्परेचर जो इंक्रीज करते हैं पॉलीमर में, तो पॉलीमर में ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर तक इंक्रीज करते हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत कम होगा। बट वही मेटल की बात करें तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन केवल टेम्परेचर को इन्हेंस करने में ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो मेटल्स की प्रोसेसिंग टेम्परेचर होती है वो 1000 से 3000 के बीच में होती है, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसमें भी पॉलीमर इसलिए अच्छा है कि लेस इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है उसमें। ये मतलब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल होती है पॉलीमर की। वो फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, सेमी रिजिड भी हो सकता है, रिजिड फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हमें जिस भी फॉर्म में हमें चाहिए उस फॉर्म में पॉलीमर हम बना सकते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप में अवेलेबल भी होता है, ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ट्रांसलूसेंट भी हो सकता है, ओपेक भी हो सकता है। अभी हम बताएंगे कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक क्या होता है आगे नेक्स्ट स्लाइड में, इसी की चीज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये जैसे कि मैंने बताया कि इसकी वेरी लॉन्ग सेल्फ लाइफ होती है, क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए पॉलीमर का यूज ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि ये डिफरेंट कलर, किस किस कलर में पॉलीमर होते हैं, आप किसी भी कलर में पॉलीमर मिल सकता है। जैसे देखिए कैनरी, जायडा, सी ग्लास, लगन, और पार्डो आर्ट में जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, किसी भी कलर में आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं कि कितने कलर के पॉलीमर आप बना सकते हैं। जो भी जिस भी कलर का आप जो भी इमेजिन करें, जिस भी कलर का इमेजिन करें उस कलर का आप पॉलीमर बना सकते हैं, ठीक है। तो पॉज करके आप ये देख सकते हैं कि कितने टाइप के कलर में पॉलीमर को बना सकते हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के कलर एक ही साथ है, ठीक है। और इसी पॉलीमर का जो प्रोडक्ट है
इस टाइप का प्रोडक्ट बना है, ठीक है। आप जो भी चाहे प्रोडक्ट बना सकते हैं, चाहे इस टाइप का बना सकते हैं, चाहे इस टाइप का प्रोडक्ट बना सकते हैं, चाहे कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये तो बस एज एग्जाम्पल है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखिए ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूटेंट और ओपेक पॉलीमर क्या होती है। अब देखिए ट्रांसपेरेंट जो पॉलीमर है उसमें देखिए आप फिंगर जो दिख रही है, पूरा इस पार से उस पार फिंगर इजीली दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट होती है। अगर कोई भी चीज़ इजीली दिख जाए, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट है। अब जैसे ट्रांसलूसेंट है तो उसमें देख रहे हैं कि क्लियरली जो लिखा हुआ है वो क्लियरली दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो ये ट्रांसलूसेंट है। जो ओपेक पॉलीमर होती है आप देख सकते हैं बिल्कुल ही कुछ नहीं दिख रहा है। जो जो आपके डब्बे हैं, ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ इस पार से उस पार नहीं दिख रहा, ठीक है, तो ये ओपेक हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पॉलीमर कहाँ से बनता है, कैसे बनता है। तो सबसे पहले पॉलीमर जो होती है क्रूड ऑयल से निकलता है, ठीक है। जो क्रूड ऑयल होती है जैसे कि पेट्रोलियम, जहाँ से पेट्रोल और डीजल्स और जो गैस निकलते हैं वहीं से पॉलीमर भी बनता है, इनिशियली वहीं से बनता है, ठीक है। वो भी सिंथेटिक पॉलीमर जो होती है वो होती है। अगर नेचुरल पॉलीमर की बात करें तो नेचुरल पॉलीमर तो सब जगह अवेलेबल है, ठीक है। बट अगर सिंथेटिक पॉलीमर जो होती है वो यहाँ से बनती है, क्रूड ऑयल से पहले निकालते हैं, ठीक है। वो सेचुरेटेड यूनिट होती है, जैसे कि एथिलीन जो होती है, ठीक है, एथिलीन के फॉर्म में होती है। उसके बाद अनसेचुरेटेड जो यूनिट होती है एथाइलिन हो जाती है, ठीक है। और एथाइलिन को जब हम प्रोसेस करते हैं तो पॉलीमर बनती है, ठीक है। और इनिशियली जो पहला प्रोडक्ट होती है पॉलीमर के, सिंथेटिक पॉलीमर की, वो पॉलीएथिलीन होती है। ये मैन मेड पॉलीमर होती है सिंथेटिक। यहाँ तक तो आपका जो है ये नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। यहाँ से इसको क्रूड ऑयल से रिफाइन करके सेचुरेटेड यूनिट में एथाइलिन के फॉर्म में मिलता है। उसके बाद इसको फिर अनसेचुरेटेड यूनिट में फॉर्म में बनाते हैं तो एथिलीन बन जाती है। फिर इसका प्रोसेस करते हैं तो पॉलीमर बन जाती है। तो इसलिए सिंथेटिक पॉलीमर होती है। और फर्स्ट जो सिंथेटिक पॉलीमर है जो मैन मेड हुआ है, बनाया गया है, वो पॉलीएथिलीन है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल से जो एथिलीन, जैसे कि पहले ही मैंने बताया था कि एथिलीन जो निकलती है वो मोनोमर, एज ए मोनोमर में होती है, फिर पॉलीमर है। फिर पॉलीमर की भी कैटेगरी है, वो रबर फॉर्म में भी हो सकती है, प्लास्टिक में भी हो सकती है, ठीक है। वो जो रबर होती है वो नेचुरल रबर भी हो सकती है, सिंथेटिक रबर भी हो सकती है, ठीक है। नेचुरल रबर जो होती है वो NBR होती है, सिंथेटिक रबर जो होती है EPDM, EPR, SBR, ठीक है। और प्लास्टिक जो होती है नेचुरल हो सकती है, सिंथेटिक हो सकती है। नेचुरल में सेलुलोज प्लास्टिक हो सकती है, प्रोटीन हो सकती है, जो ट्रीज होती हैं, ह्यूमन बॉडी है, एनिमल बॉडी है, ये सब भी नेचुरल प्लास्टिक में ही आते हैं। इसको भी नेचुरल प्लास्टिक में ही काउंट करते हैं, ठीक है। जो सिंथेटिक प्लास्टिक होती है वो PE होती है, PP होती है, PS होती है। इसके बारे में हम डिटेल में किसी और स्लाइड में बात करेंगे, क्योंकि इसके बारे में अगर डिटेलिंग हम बात करने लगे, अगर डिटेल अब इसको बताने लगे तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी, बहुत लेंदी स्लाइड हो जाएगी। इसीलिए बस इसका आप ये जान लो कि क्या क्या पॉलीमर में क्या क्या आते हैं, ठीक है, कौन कौन से जो पॉलीमर होते हैं, कौन कौन से पॉलीमर होते हैं, ठीक है। तो इतना तो हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, पॉलीमर कैसे बनता है। तो जैसे देख सकते हैं ये मोनोमर है जो क्रूड ऑयल से निकला है, ठीक है। अब एथिलीन है, अब इसको हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं, ठीक है। तो मतलब रिपीटिंग यूनिट होती है इसकी, बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट जब पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो ये बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट होती है, वो एक साथ कंबाइन हो जाती है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं कि ये मोनोमर है ये, ठीक है, और ये रिपीटिंग यूनिट, इसी रिपीटिंग यूनिट में रहेगा ये, ठीक है, तब जाके नेक्स्ट पॉलीमर बनेगा, ठीक है। जैसे कि हम आगे देख सकते हैं कि ये जो मोनोमर होती है, नंबर ऑफ मोनोमर होती है, ठीक है। इसका पॉलीमराइजेशन जब कराते हैं तो ये आपका पॉलीमर बनता है, ठीक है। और N जो होती है रिपीटिंग यूनिट होती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि N जो होती है रिपीटिंग यूनिट होती है, ठीक है। तो ये रिपीटिंग यूनिट जब कंबाइन होते हैं तो वो एक पॉलीमर फॉर्म बनते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो एग्जांपल नेचुरल प्लास्टिक के जो एग्जांपल्स है, जैसे प्रोटीन्स हो गए, प्रोटीन्स में आपके हेयर हो गए, स्किन हो गए, टिश्यू हो गए, ये सब भी नेचुरल प्लास्टिक में काउंट होते हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स हो गए जिसमें सेलुलोज और स्टार्च, ठीक है, ये नेचुरल प्लास्टिक में होते हैं।
पॉलीन्यूक्लियोसाइड्स हो गया, जैसे डीएनए और आरएनए। आप सोच सकते हैं कि जो डीएनए और आरएनए ह्यूमन के बॉडी में होती है, चाहे एनिमल्स के बॉडी में होती है, ठीक है, ये भी एक पॉलीमर का ही फॉर्म है, ठीक है। ये भी, इसको भी हम पॉलीमर में ही काउंट करते हैं, जो कि नेचुरल पॉलीमर में काउंट होता है, ठीक है। तो आप ये आप याद कर सकते हैं कि नेचुरल पॉलीमर में क्या क्या होते हैं, ठीक है। पहले ही मैंने बताया कि जो नेचुरल पॉलीमर होती है, कुछ भी, जैसे कि नेचर से जो भी नेचर से पाया गया है, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, आपके एनिमल्स स्किन, ह्यूमन स्किन्स, ग्रास, ये जितने भी होते हैं ये सब नेचुरल पॉलीमर में ही काउंट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं डीएनए और आरएनए भी नेचुरल पॉलीमर में काउंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। तो सिंथेटिक पॉलीमर में, जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहला जो सिंथेटिक पॉलीमर है जो मैनमेड है वो पॉलीएथिलीन है, और इसका ट्रेड नेम जो है इंडोथीन, एलडी, लाडेन, एलडी, गैलेक्स, एचडीपीई, ठीक है। एचडीपीई भी इसी पीई के ही फॉर्म है, एचडीपीई होती है। पीई में बहुत सारे पॉलीमर होते हैं, जैसे कि आप, मैं बता दूं कि एलडीपी होती है, एलएलडीपी होती है, एचडीपी होती है, बीएलडीपी होती है, एक्सेट्रा बहुत ऐसे पॉलीएथिलीन में। अगर इस पॉलीएथिलीन के ही बारे में बात करें तो एक बहुत लेंदी चैप्टर हो जाएगा, बहुत बड़ा डिस्कशन हो जाएगा। तो इसलिए बस आप ये जानो कि सिंथेटिक पॉलीमर में क्या क्या आते हैं। पॉलीएथिलीन आती हैं, पॉलीप्रोपिलीन होती हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है, पॉलीस्टायरीन होती है, पॉलीमेथामेथाइक्राइलेट होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं जो सिंथेटिक पॉलीमर में आते हैं। अगर हम सबके बारे में डिस्कस करने बैठ गए तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो बस आप इतना जान लो कि सिंथेटिक पॉलीमर क्या होती है, ये आपको एग्जाम्पल है। अगर आप चाहो तो वीडियो रोक के भी देख सकते हैं कि ये सिंथेटिक पॉलीमर क्या क्या होते हैं, और यहाँ पे आपके ट्रेड नेम भी हैं सबके, ठीक है। तो आप इजीली आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फिर से और भी जो सिंथेटिक पॉलीमर हैं, आप ये देख सकते हैं। ईवीए आती है, एथिलीन विनाइल एसीटेट, और सैन आती है, स्टायरिन एक्राइलोनाइट्राइल, और एबीएस आती है, एक्राइलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टायरिन, और इनके ट्रेड नेम आप देख सकते हैं, और आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर है ये है, ठीक है। तो आप चाहें तो वीडियो रोक के आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये सिंथेटिक पॉलीमर क्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि रबर और इलास्टोमर क्या होती है। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं और ट्रेड नेम देख सकते हैं और नोमेनक्लेचर। ये पॉली आइसोप्रीन रबर होती है, ठीक है, और ये पॉली क्लोरोप्रीन रबर है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, इसका ट्रेड नेम सीआर होती है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है क्लोरोप्रीन का, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हेक्सा फ्लोरो प्रोपिलीन रबर, आप इसका भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। और इसका एनबीआर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एनबीआर का फुल फॉर्म होती है नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर, बट इसका ट्रेड नेम नाइट्राइल रबर है, ठीक है। तो आप इसका भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है और इसका ट्रेड नेम क्या है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं और भी इसके इलास्टोमर रबर है, जैसे ब्यूटाडाइन रबर है, ठीक है। इसका ट्रेड नेम बीआर होती है, इसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। स्टायरिन ब्यूटाडाइन रबर, इसका ट्रेड नेम एसबीआर और इसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। और ये एथाइलिन प्रोपाइलिन डाइमर है, इसका ट्रेड नेम ईपीडीएम है और इसका स्ट्रक्चर ये है। आप चाहें तो वीडियो रोक के इसको देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, और आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनते हैं, ठीक है, और ट्रेड नेम आप लिख सकते हैं नोट्स में, ठीक है। और जो हमारे जो टायर्स जो बनते हैं, ठीक है, वो पॉली आइसोप्रीन होती हैं, ठीक है। ये पॉली आइसोप्रीन का मॉलिक्यूल से दिख रहा है, और ये डाई सल्फाइड लिंक होती है। इसमें डाई सल्फाइड क्यों ऐड करते हैं पॉली आइसोप्रीन मॉलिक्यूल में, क्योंकि ये हाईली क्रॉस लिंक कर देता है। जो पॉली आइसोप्रीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्रॉस लिंकिंग के लिए डाई सल्फाइड लिंक डालते हैं, ऐड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पहिया होती है, जो टायर होते हैं गाड़ियों के, वो कितनी मजबूत होती है, क्योंकि डाई सल्फाइड लिंक, उसमें जो डाई सल्फाइड होती है वो पॉली आइसोप्रीन में
ऐड करते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वो डाइसल्फाइड जो होती है वो हाईली क्रॉस लिंक बना देती है पॉलीआइसोप्रीन को। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो टायर्स होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, और इस तरीके से आपके ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से कुछ मैंने पार्ट लिए हैं। और थैंक यू। आप अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो या फिर कोई कमेंट करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई जिस टॉपिक पे अगर आपको चाहिए, तो जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप उस टॉपिक का नाम लिख के कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे फिर से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Once again, thank you.